नमस्ते दोस्तों, आपके बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं और अब अगला पेपर जो है वो है मैथ्स। एक तरीके से कहें तो आखिरी पेपर ही आपका हो जाता है। इसके बाद एआई वगैरह जैसे है तो वो तो आप आसानी से उसे हैंडल कर लेते हैं अधिकतर लोग। तो सबसे बड़े पेपर में से जो सबसे मेन आपका पेपर है, जिन्हें बिग थ्री मैंने कहा था कि सोशल, साइंस और मैथ्स है, उन तीनों में भी जो सबसे बड़ा पेपर है वो मैथ्स है। और इसके लिए आपको गैप मिला है 3 दिन का। आज आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो अब आपके पास आज का भी कुछ दिन का हिस्सा बचा है और आगे 3 दिन बचे हुए हैं। तो तीन दिन में कैसे इफेक्टिव तैयारी करें, वो बच्चे जो टॉपर्स हैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से उन्होंने कर रखा है, वो बस चेक कर सकते हैं कि इसके हिसाब से उनकी तैयारी कितनी है। अदरवाइज़ ये एवरेज स्टूडेंट की, मतलब आप 50-60 के आसपास अगर स्कोर कर रहे हैं तो आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए पूरा जल्द से जल्द। और ये अगर आप 7 तारीख को सोशल का पेपर देकर आ रहे हैं तो 8 तारीख को सोने से पहले आपकी पूरी मैथ्स का एक रिवीजन हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपने साल में कई बार उसे कर रखा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप ऐसा रखेंगे तो ज़रूर आप कर लेंगे, और 3 दिनों में करेंगे तो आप देखेंगे बड़े आराम से आपके 3 दिन निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ आपका एक चेक पोस्ट कह लीजिए कि 8 तारीख को सोने से पहले आपका पूरा मैथ्स एक बार उसका रिविजन हो जाए अच्छे से। तो देखिए आपको क्या क्या उसमें करना चाहिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चैप्टर 1 जो है, यहाँ रैशनल और इरेशनल जो है क्वेश्चन इन्हें कर लीजिए। जैसे ये √2 √3 वाला लर्न करना है, इसे लर्न करना है, रटना है, मतलब इतने अच्छे से इसे करिए। साल भर इसको प्रैक्टिस करवाया हम लोगों ने कोचिंग पर। इसके बाद इसमें 1/2 माइनस √3 ऐसे क्वेश्चन है, इन्हें किस तरह से किया जाता है। 1/√2 √3 इन्हें किस तरह से किया जाता है, ये कर लीजिए। इस चैप्टर से ये 100% चांसेस हैं कि पूछेगा, ठीक है। या फिर 6n या फिर और 4n, कोई भी नंबर में n में, इसका आप एनसीईआरटी में एग्जांपल देख सकते हैं। बस पूरा थ्योरेटिकल स्टेप्स लिखनी है आपको, वो याद करना है। ये 2 सवाल इस चैप्टर के हो गए। फिर यहां से HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये इसके ऊपर फॉर्मूले, 3 तरह के क्वेश्चन हैं। ये सबसे मेन क्वेश्चन है दोस्तों इसके, तो इन्हें बहुत अच्छे से आप कर लीजिएगा। इनमें से एक 100% आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। एक भी मिल सकता है, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। और इसके साथ कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं उसे ज़रूर कर लें, वो भी आने के एक नंबर में चांसेस होते हैं। और वर्ड प्रॉब्लम में HCF और LCM निकालना अगर आपको आसान लगे तो आप उन्हें करिए, अदरवाइज़ कुछ ज़्यादा नया सीखने की कोशिश मत करिए। एफर्ट्स, हालांकि HCF LCM निकालने वाले अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो बड़े आसानी से आपको पता चल सकता है। अगर समझाने वाला कोई हो और आप समझ सके उन्हें तो वो काम करिए, अदरवाइज़ इसी जगह अपनी एनर्जी खर्च मत करिए जहाँ अभी तक आपने काम नहीं किया है। अब टाइम है आपका उन जगह, उन चीज़ों को करने का जहाँ आपका ऑलरेडी पहले से ग्रिप है और बहुत अच्छे से आप उसे स्कोर कर पाएँ उसमें। तो वो नया सीखने की जगह टाइम वहाँ लगाइए तो आप ज़्यादा बेटर स्कोर कर पाएंगे। चैप्टर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 2 में मिडिल टर्म स्प्लिट इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें कहता है कि आपको जीरोस फाइंड करने और वेरीफाई द रिलेशन अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है। ये जरूर कर लीजिए, ये मैक्सिमम चांसेस है वो आपसे पूछ सकता है। और इसी में अल्फा और बीटा वाले भी आते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इनके रूट्स हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के आप वैल्यूज निकालिए, या ऐसा करके कोई भी चीज़ दे सकता है। तो ये आपको सीखे होने चाहिए कि 2 अल्फा बीटा इसमें आप ऐड करेंगे, 2 अल्फा बीटा आप इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आपका आइडेंटिटी बन जाता है हमेशा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कोचिंग में हमने सिखाया बच्चों को कि जैसे ही अल्फा बीटा रूट्स का जिक्र करें, आप कम से कम क्वेश्चन आए ना आए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, ये फॉर्मूले जरूर लिख दें उनके वहां पर। याद रखिए कोई भी क्वेश्चन चाहे आता हो चाहे ना आता हो, बोर्ड में उसे छोड़ना नहीं है, अटेम्प्ट करना आपको। इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं या मिल सकते हैं, लिखने के तरीके पर डिपेंड करता है और आपने कितना किया उस पर डिपेंड करता है। तो ये जरूर कर दें और यहीं से इनकी वैल्यू जैसे यहाँ डाल दें, 5/2 हो जाएगा, b अपॉन ए और यहाँ c अपॉन ए यानी 3/2 हो जाएगा। उसके बाद का अगर आता तो आप करें, अदरवाइज आप ऐसा करके छोड़ दें तो कम से कम कुछ नंबर आपको मिलने के चांसेस बनेंगे। तो एक तो यहाँ पर ये हो गया, एक होता है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, तो वो क्वेश्चन भी आप जरूर देख लें चैप्टर 2 से। यही बस मेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब आते हैं चैप्टर 3 पर। चैप्टर 3 में याद रखिए आप सबसे पहले यूनिक सोल्यूशन, इन्फिनाइट सोल्यूशन वाले इस तरह के जो केसेस दिए गए हैं उन्हें आप देख लीजिए। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये कौन सा सोल्यूशन होता है? यूनिक सोल्यूशन। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ये कौन सा सोल्यूशन होता है दोस्तों? ये होता है आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन। और A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2
अगर ये इक्वल ना आए तो ये तो हो गया यूनिक सॉल्यूशन, दोनों इक्वल आ गए तो अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये हो जाएगा इक्वल आ गया तो, और इक्वल नहीं आया तो ये हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन। इसमें लाइन पैरेलल्स आएंगी, इसमें लाइन कोइंसिडेंट होती है और ये लाइन इंटरसेक्ट करती है इस तरीके से। ये वन एक पॉइंट पे टच हो रहा तो इसलिए इसे यूनिक सॉल्यूशन वन सॉल्यूशन कहा जाता है। एक लाइन पे पॉइंट्स होते हैं इन्फाइनाइट्स और एक लाइन दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती है तो ये होते हैं इन्फाइनाइट पॉइंट पे टच, इससे इन्फाइनाइट सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब टच ना करे तो ऐसी लाइंस पैरेलल होती है, तो इनके ग्राफ अगर प्लॉट किए जाए तो इस तरह से होते हैं। तो एक तो ये टॉपिक हो गया आपका। दूसरा टॉपिक आपका हो जाता है ग्राफ। ग्राफ के 2-3 क्वेश्चन आप लगा लीजिए अगर आपको आते हैं तो, बस एक आप कहीं से भी जो सीबीएसई बोर्ड में या तो एनसीईआरटी से कर लीजिए या सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हैं वो करिए, उनमें से उठा के 2-3 की लगा लीजिए। और इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली वो 2 इक्वेशन देता है, के पी क्यू आर इस तरह के आपके वेरिएबल्स डाल देते हैं, कहेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, के की वैल्यू फाइंड करिए। तो ऐसे आप 3-4 क्वेश्चन लगा सकते हैं, तो आपका ये टॉपिक कवर होता है। अब इसमें आती हैं अगली वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको देखना है कि एज वाले क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, आप उनके 2-3 क्वेश्चन एक साथ कर लें। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, ये कम ही करिएगा क्योंकि सभी अधिकतर एक जैसे होते हैं। आप सीबीएसई बोर्ड में आए हुए पिछले सालों में उन क्वेश्चंस को ही करिए और एनसीईआरटी के करिए। एज वाले क्वेश्चन हो गए आपके, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, फिक्स चार्ज वाले क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, उन्हें करिए। आइटम्स वाले क्वेश्चन हो जाते हैं जैसे कि एप्पल और गैस वगैरह ले रहा है, या टेबल या बेंच वो ले रहा है, कोई भी 2 चीज़ें मार्केट से जाकर बैट और बॉल खरीद रहा है, इस तरह का इतना इतना, तो आप उस तरह के क्वेश्चन करिए। ये तो बहुत ही आसान होते हैं आपके। अब इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम आप जब भी लगाएं, जैसे एज वाले क्वेश्चन लगा रहे हैं तो 5-6 क्वेश्चन एज वाले ही लगाएं ताकि उसका कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत गहराई से बैठेगा। फ्रैक्शन वाले आप क्वेश्चन लगा रहे हैं तो उसके भी आप 4-5 क्वेश्चन एक साथ लगाएं, तो इससे वो कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में बहुत गहराई से बैठेगा। ये हमारी स्ट्रैटेजी याद रखिए, 8 तारीख के सोने से पहले है, या नहीं लगभग 12-1 बजे के आसपास या 1-2 बजे के आसपास तक की है, जो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। फिर आते हैं हम अगले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोस्तों वर्ड प्रॉब्लम ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है इसके अंदर। इसमें आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आपको देगा, यहाँ पर ABC की जगह नंबर्स होंगे, वो सॉल्व करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला की ज़रूरत होती है। तो आप निकालते हैं डी का फार्मूला b² - 4ac, और उसके बाद उसकी 2 वैल्यूज़ निकालने के लिए -b ± √d/2a। इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करके x की 2 वैल्यू निकालते हैं। एक बार प्लस साइन लेंगे तो एक वैल्यू आएगी, माइनस साइन लेंगे तो दूसरी वैल्यू आएगी। अब क्वेश्चन चाहे वर्ड प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दे, ऐसा कोई क्वेश्चन वो कहेगी सॉल्व करे, सॉल्व मतलब x की वैल्यू निकालनी है, तो भी इनमें जाके बाद में एक बड़ी सी इक्वेशन कई बार बन जाती है, तब भी आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प लेनी पड़ती है। इसलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का आना बहुत ज़रूरी है। बाकी यहाँ तो बेसिक आपको एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसे सॉल्व कर आपको आंसर देना रहता है। तो यहाँ वर्ड प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके साथ इसमें दूसरे भी बहुत सारी वेराइटियाँ, इसमें कुछ ऐसा फिक्स है नहीं, तो आप वो कर सकते हैं। अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि 3rd चैप्टर में जो जैसे एज के ऊपर क्वेश्चन है और ऐसे ही 4th चैप्टर में भी स्पीड के ऊपर है, यहाँ पर भी, तो दोनों तरफ चीज़ें एक जैसी मिल जाती हैं, तो कैसे पता चलेगा कि 3rd चैप्टर का कौन सा है, 4th चैप्टर का कौन सा है। तो देखिए 3rd चैप्टर का जो होता है ना वो 2 चीज़ों की बात करता है, 2 केसेस होते हैं उसके अंदर। जैसे एज की बात, 3rd चैप्टर में एज की बात कर रहा है तो वो कहेगा कि एक मदर है, उनकी उम्र जो है इतनी है, एक सन है उनकी उम्र इतनी है, इस तरह से बताएगा। 5 साल बाद इनकी उम्र, इनका रिलेशन जो है 3 टाइम्स मदर हो जाती है बच्चे से, इतना इस तरह से बनाएगा, जिसमें दोनों के बीच का कोई रिलेशन नहीं बताया। लेकिन 4th चैप्टर में वो आपको बताएगा कि एक बच्चे की मदर है, वो बच्चे से 26 ईयर्स जो है ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर बच्चे की एज x होगी और मम्मी की एज हो जाएगी कितना, x + 26। तो बच्चे के साथ रिलेशन बना के बताया जा रहा है, यानी चैप्टर 4 होता है, यहाँ एक ही वेरिएबल इस्तेमाल होता है। तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं और ये प्रैक्टिस से आ जाता है। जब आप ऑब्जर्व करके क्वेश्चन करते हैं तब आपको बड़े आसानी से ये समझ में आती हैं चीज़ें। अब देखते हैं हम चैप्टर नंबर 5। दोस्तों चैप्टर 5 में मेन फॉर्मूले जो आप कह लीजिए 2 ही हैं। एक आपका जिससे आपकी 5.2 एक्सरसाइज हो जाती है, a + n - 1d, और एक सम का फॉर्मूला आप कह लीजिए n/2 2a + n - 1d। इसी में जब लास्ट टर्म दी जाती तो एक फॉर्मूले का और आप यूज़ करते हैं। कम ही क्वेश्चन में ये होता है इस तरह से, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, इन फॉर्मूले के ऊपर पूरा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के अंदर, तो ये बहुत ही आसान होता है
करना, इसकी कैलकुलेशन भी कुछ खास नहीं होती। तो यहाँ आप अच्छे से काम कर सकते हैं और आपको बड़ा आराम से आंसर भी मिल जाते हैं और आसान जाने मतलब आंसर निकलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनसीईआरटी अगर आपका बाहर इसका ज़्यादा आपने किया नहीं है तो आप एटलीस्ट एनसीईआरटी पे फोकस कर लीजिए अभी, तो भी आपको बेटर रिजल्ट मिल जाएंगे। 5.3 में आप कर सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप जाना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके 10 पार्ट हैं, उसमें आप लास्ट के 3 कर लीजिए, आराम से आपका पूरे ऊपर के सारे कवर हो जाएंगे। 8th वाला इसका स्पेशल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 20 तक आप इंपॉर्टेंट है। इन 4 to 20 तक जो क्वेश्चन दिए गए हैं एनसीईआरटी के, इन्हें करियर में से मैक्सिमम चांस है कि आप एक एग्जाम में आप मिल सकता है आपको, और सारी वेराइटियां इसके अंदर कवर होती हैं। तो आप ये देख लीजिए। चैप्टर 6 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 6 से आप बीपीडी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कर जाइए और सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं 6.2 के। इजी है, छोटे कम ही क्वेश्चन है उसके अंदर। 6.3 के भी सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन उसमें क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 जरूर देख लीजिए। दोनों आपको मिलते जुलते लगेंगे। इसमें कंस्ट्रक्शन होकर करके ये काम किया जाता है, तो दोनों ही आसपास के लगते हैं। दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ लीजिए ताकि वहाँ कंफ्यूजन ना हो। अब चैप्टर 7 की हम बात करें तो चैप्टर 7 में आप जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला होता है और एक होता है सेक्शन फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला दोनों ही आपको अभी तक आते होंगे, नहीं आते तो अच्छे से उन्हें कर लीजिए और उनके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। 7.1 में आप क्वेश्चन 6 और 7 कर लीजिए, 9 और 10 देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6, 7 में आपके दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। इन्हें आप करेंगे ध्यान से तो बाकी के इसके आसपास के क्वेश्चन भी आप कवर कर सकते हैं। जो 7.2 एक्सरसाइज है, इसके अंदर आप क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 10 तक जो हैं ये सभी बेहद इंपॉर्टेंट है। स्पेशली पैलोग्राम वाला जो उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक लाइन की इक्वेशन वो आपको दे दे इस तरह से कि ये पी और क्यू के कोऑर्डिनेट देगा, एक लाइन उसे इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर आर पर, और वो आपसे यहाँ पर कोई भी वैल्यू के या तो रेशियो पूछेगा या कोई भी दूसरा क्वेश्चन करता है, तो यहाँ से आप जब एक्स और वाई निकालते हैं उनकी वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी होती है। ये क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप एक बार देख लीजिए। चैप्टर नंबर 8 देखिएगा। चैप्टर नंबर 8 में दोस्तों 8.1 आप देखें तो इंट्रोडक्शन तरह का आप मान सकते हैं। उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री की आपकी बेसिक समझ को डेवलप करता है, आप उसके क्वेश्चन सारे ही लगा सकते हैं लगभग, खासकर एंड के जो क्वेश्चन हैं उन्हें आप ज़रूर कर लें। इसके बाद 8.2 एक्सरसाइज जो एक चार्ट होता है उससे वैल्यू उठाकर इसमें पुट करना होता है। तो ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज, अगर आपको चार्ट बनाना आता है तो इसका चार्ट बहुत ही आसान होता है जो आप बड़ा आराम से 1 मिनट में बना सकते हैं। इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर है। 8.3 एक्सरसाइज अगर आपने की है साल भर, जिसमें क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आते हैं, और अगर आपने वो साल भर कर रखी है तो ही मैं कहूँगा कि आप उसे ट्राई करिए, अदरवाइज मत करिएगा। क्वेश्चन में बहुत समय लगता है समझने में, प्रैक्टिस करने में। और अगर आपकी बहुत इच्छा तो सिर्फ एनसीईआरटी के वो जो 10 पार्ट दिए गए क्वेश्चन नंबर 4 के, उन्हें ही कर लीजिए। आप सिर्फ 10 पार्ट अच्छे से कर लीजिए, उन्हें समझ लीजिए। कुछ नहीं होता उनमें, जो भी टर्म्स लिखे गई हैं उन्हें साइन और कॉस में छोड़कर नहीं आना। अगर वो आ गया तो उसे साइन और कॉस में बदलिए हर क्वेश्चन में, और जो ऑलरेडी बाई चांस साइन कॉस में है उन्हें आप आगे सॉल्व करेंगे कैसे, एलसीएम लेके, और जो नहीं है उन्हें साइन कॉस में कन्वर्ट करिए, और उसके बाद उनका एलसीएम लेकर आप जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ अपनी तरफ से कर सकते हैं उन्हें करिए। अदरवाइज अगर आपका अच्छा कमांड है इस टॉपिक पर, इन क्वेश्चंस पे, आइडेंटिटीज वाले जो LHS = RHS आपको प्रूफ करने रहते हैं, तो आप पिछले 8-10 साल के जो भी CBSE बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है आप उन्हें लगाएं। कोई भी एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपको लगाने की ज़रूरत अभी नहीं है, क्योंकि अभी का समय बहुत कीमती है। अब मामला ज्ञान बढ़ाने का नहीं, अब मामला है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का। तो आपकी स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 9 जो है दोस्तों, इसमें आपको सारे क्वेश्चन करने होंगे। आप एनसीईआरटी का कर सकते हैं, इसके ऊपर वीडियो देख सकते हैं आप मेरा। उसमें बहुत अच्छे से इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है जो आप एक बार में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें डायग्राम बनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका डायग्राम सही नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो उसका आप पूरे क्वेश्चन एनसीईआरटी से मैं सलाह दूंगा वो करें, और बोर्ड में जो आप पूछे गए पिछले कई सालों में उन क्वेश्चन को करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनमें हो सकते हैं जो प्लेन वाले होते हैं कि एक ग्राउंड से एक ऑब्जर्वर एक प्लेन को ऑब्जर्व करता है किसी एक एंगल पर 60 डिग्री। कुछ टाइम के बाद वो प्लेन आगे जाता है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री, यानी पहले से छोटा हो जाएगा क्योंकि वो दूर चला गया है। इस तरह के हाइट वगैरह निकालने वाले वो हो गए हैं। ब्रिज के ऊपर या एनसीईआरटी में दिए गए कहीं पर भी नदी में एक पेड़ होगा, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह से निकालकर आपकी रिवर वगैरह की लेंथ पूछने वाले क्वेश्चंस होते हैं। किलोमीटर क्वेश्चन रोड के ऊपर हो सकते हैं इसमें,
जिसमें 2 कंसेक्यूटिव माइलस्टोन्स लगे होंगे। इसका मतलब उसने यहाँ का डिस्टेंस आपको 1 किलोमीटर दे दिया। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके। तो ये बाहर से आने वाले क्वेश्चन जो हैं, इनका सबसे बेस्ट तरीका आप लास्ट 10 ईयर्स 5 ईयर्स जो भी आपको मिल जाए RDRS में, जिनके नीचे सीबीएसई बोर्ड लिखा रहता है, उन क्वेश्चंस को कर लीजिए बस, तो आपकी ये तैयारी हो जाएगी। चैप्टर नंबर 10 में एग्जाम्पल नंबर 2 बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसे अच्छे से कर लीजिए, लर्न कर लीजिए एक तरीके से। 2 और 3 दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन की बात करें तो 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 8 से ही रिलेटेड है 11, बिल्कुल बस 2 लाइन का फर्क है, वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। 12 आप देख सकते हैं। तो वैसे तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इसके सारे क्वेश्चन कर लें। बाकी 7 to 13 जो क्वेश्चन है, इनमें से एक आने के बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम चांसेस हैं। तो इन्हें तो आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, समझ कर करिए। अभी लास्ट टेस्ट में मैंने एक क्वेश्चन दिया था इसी में से, वो साल में कई बार करा और बच्चों ने, कई उनमें ऐसे थे टॉपर जिन्होंने किया हुआ क्वेश्चन है उनका कई बार, उसके बावजूद उन्होंने उसको समझने में गलती कर दी और उस क्वेश्चन को गलत कर दिया। तो ये बहुत ध्यान से देखना, वहाँ तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा। तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन रीड करिए, कौन सा है वो रिकॉल करिए, श्योर करिए कि हाँ ये वही वाला है, फिर उसे अटेम्प्ट करिए। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना चाहिए। चैप्टर नंबर 11 के बारे में क्या कहूँ, एक ही एक्सरसाइज है, कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड है, फॉर्मूले हैं बेसिक से, आप पूरा लगा लीजिए एनसीईआरटी का। 12 जो है आपका वॉल्यूम सरफेस एरिया, फिर से कैलकुलेशन फॉर्मूले इनके दोनों के, इसके आपको वॉल्यूम सरफेस एरिया का वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, बड़े आसानी से इसे समझाया गया है। 13 चैप्टर स्टैटिस्टिक जो है बहुत आसान है, मीन मीडियन और मोड 100% आएंगे इसके। 2 से 3 सवाल, 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं एक नंबर के अगर आप मिला ले तो मीन और मीडियन तो वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। उसे करने का आसान तरीका मैंने आपको बताया है, मेरे वीडियो में दिखाया गया बहुत आसान तरीके से, कैसे वो टाइम आप मैनेज करें। मतलब ये जो क्वेश्चन होते हैं डाटा से रिलेटेड है, तो आप ऑब्जर्व करके इनकी बहुत स्पीड से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कैलकुलेशन में क्या ध्यान रखना चाहिए वो इसके चैप्टर के अंदर आपको मैंने समझाया है। तो आप उसे ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको उसकी जितनी भी बारीकियां वो समझ में आएंगी और एग्जाम में क्वेश्चन करने में आसानी होगी। चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी है, जिसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं, बड़ा आसान है, बहुत सिंपल सा है। तो इस तरीके से आप ये सारा काम, पूरा सिलेबस इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से 7 तारीख को सोशल का पेपर देने के आने के बाद अच्छे से खाना खाइए और एक अच्छी सी नींद लीजिए 1 से 1.5 घंटे की बढ़िया, और उसके बाद उठ के लग जाइए अपने सबसे बड़े पेपर के लिए। तो वो दिन सारा आपका रात को 1-2 बजे तक जब भी आप पढ़ें, और उसके बाद अगले रोज जब आप 8 तारीख को सोने जाएंगे, उस सोने से पहले आपको इसके हिसाब से अपना काम निपटा देना चाहिए। उसका मेन टारगेट एनसीईआरटी होना चाहिए कि आपको सारे क्वेश्चन आते ही नहीं, आप रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं, आपने कर रखे तो उसके आंसर क्यों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे वॉल्यूम सरफेस एरिया में गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन है 338.12, इस तरह से उसका आंसर आता है। बच्चों को याद भी, हमारे यहाँ मैक्सिमम बच्चों को याद रहता है, लेकिन कैलकुलेशन करने पे वहाँ निकलता नहीं है एग्जाम में, तो ये बड़ी परेशानी हो जाती है। तो एक बार उसकी कैलकुलेशन करके आप उसे ज़रूर देख लें कि आप उसी फ्लो में है कि नहीं, आपका आ रहा है कि नहीं आंसर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो स्टैटिस्टिक के भी क्वेश्चंस होते हैं, इनमें भी यही प्रॉब्लम जाती है कि आते सबको है कि किस तरह से करना मैक्सिमम बच्चों को, लेकिन कैलकुलेशन करके कई बार आंसर नहीं आता। तो आपका फ्लो बना रहे उसके लिए आप लिखकर आपको पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये सोच के नहीं छोड़ना चाहिए कि अरे मुझे बहुत अच्छे से आता है, इसमें तो आज तक मेरे मार्क्स कटे नहीं हैं। लापरवाही ना बरतें, ये बहुत महंगी पड़ सकती है आपको। तो ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम्स के लिए। फिर जो 2 दिन बचेंगे, 9 तारीख और आपका 10 तारीख, इन 2 में आप फिर से इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से नज़र डाल के या सैम्पल पेपर्स वगैरह लगा सकते हैं। और उससे बेस्ट मैं आपको कहूँगा, सलाह दूंगा कि आप सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस और एनसीईआरटी, बस ये 2 चीज़ों पर ही मेन फोकस करिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। जय हिंद।